हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मल द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आपको बताएंगे गेहूं की खेत में सिंचाई का क्या महत्व है। तो हम लोग अपने गेहूं के फील्ड पे आ चुके हैं। हम हैं आज आपको गेहूं के सिंचाई के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, साथ में हमारे दोस्त भी हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि ये खेत दोनों का है। हम दोनों एक ही साथ इस पे खेती करते हैं, तो हम दोनों लोग मिलके बताएंगे कैसे गेहूं में सिंचाई का क्या महत्व है। चलिए दोस्तों, हम लोग अब अपने गेहूं के फील्ड पे पहुंच चुके हैं और ये हमारे मित्र हैं। ये इनसे हम पूछते तो नमस्कार दोस्तों। तो ये आपने गेहूं की जो बुआई की है, जी सर, ये कितने दिन की आपकी फसल हो गई है? ये लगभग देख चुके हैं हम 20 से 25 दिन में हमारी बुआई मतलब हो चुकी है और जी। प्रथम सिंचाई हमने 20 से 25 दिन के अंतराल में कर दी है। अच्छा, सिंचाई आप कर चुके जी हैं? सर, कर दिए हैं। अच्छा, ये सिंचाई जो है आपने 20 से 25 दिन पे ही क्यों किया? सर देखिए, हमारा जो गेहूं है उसकी जो जड़ें होती हैं प्रथम, जी जी देख सकते हैं आप। इसको सिंचाई करने इसकी जो देख सकते हैं आप, देखिए ये जड़ है जी जी जो ये प्रथम सिंचाई के बाद देखिए निकल रही है सेकेंडरी रूट, जी देख रहे हैं। तो इससे हमारे सिंचाई करने से हमारी जो फसल है जी। वो अधिक उत्पादन के लिए अच्छी हो जाती है, सुइटेबल हो जाती है। कहने मतलब जड़ों के अच्छे विकास के लिए आप सिंचाई कर रहे हैं। कल्ले अधिक निकलेंगे। अगर लेट सिंचाई होगी तो उससे जो हमारा ये हमारी जो प्रथम सिंचाई से हमारे टिलर्स की मात्रा अधिक होगी और उत्पादन भी अधिक होगा, जिससे हमारी फसल में इकोनॉमिक अधिक होगा। आप कहने का मतलब किसान भाइयों, इनके कहने का मतलब ये है कि आप फसल गेहूं की लगाए हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर गेहूं की सिंचाई अवश्य कर दें। अगर आपको नंबर ऑफ टिलर्स बढ़ाना है, अपने खेत में उत्पादन अच्छा लेना है, तो आप सिंचाई कर दीजिए। देखिए, सिंचाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी गेहूं की फसल में ये नंबर ऑफ टिलर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप सिंचाई करने में दोस्तों लेट कर देते हैं तो नंबर ऑफ टिलर में कमी आ जाएगी, जिससे आप उत्पादन प्रभावित होगा। चलिए इनसे आगे बात करते हैं। तो क्या 20 से 25 दिन के बाद आप पहली सिंचाई कर दिए? जी जी। तो इसे गेहूं में कितनी सिंचाइयां होती हैं? लगभग होती तो वैसे 6 हैं। जी। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की उपलब्ध कमी है, सिंचाई की सुविधा कमी है, तो आप 3 सिंचाई लगभग कर सकते हैं। पहली 20 से 25 दिन के अंतराल में, दूसरी 60 से 80 दिन के अंतराल में, तीसरी नहीं। आप देखें, अगर जल की सिंचाई की सुविधा कम उपलब्ध है तो हम 3 या 4 सिंचाई कर सकते हैं। पहली 20 से 25 दिन के अंतराल में, दूसरी 60 से 65, तीसरी 80 से 85, चौथी 120 से 25 दिन के अंतराल में आप कर सकते हैं। आपका उपज भी बढ़िया होगा, जिससे आपकी फसल को भी नुकसान नहीं होगा कि कमी महसूस होगी कि हमारा उत्पादन कम हुआ। आपकी देख सकते हैं पूरी हमारी खेती इधर पूरी सींच गई है, सिंचाई हो चुकी है, जिससे हमारे 10 से 15 अगर सिंचाई हो चुकी है आपकी, तो आप उर्वरक जो है तुरंत सिंचाई करने के बाद नहीं देना चाहिए, जिससे हमारा उर्वरक जो फर्टिलाइजर है वो लीच कर जाएगा अंदर। कहने का मतलब नमी जो है खत्म नमी के साथ वो चला जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी हमारा ये उर्वरक देने के लायक लगभग आ चुका है जी। आप देख सकते हैं ढेला अगर फूटने लगे तभी इसको सिंचाई के योग्य वो उर्वरक देना चाहिए। अगर अधिक नमी होगी तो हमारा जो उर्वरक है वो अंदर चला जाएगा, पौधे उसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए बहुत जगह है, इसे किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा की उपलब्धता नहीं होती है, तो उनके पास एक ही सिंचाई अगर उपलब्ध हो सके तब किस स्टेज पे करना चाहिए? एक तो पहले ही तो सिंचाई प्रथम 20 से 25 दिन का वो तो CRI वाली जरूरी है। अगर नहीं है तो प्रथम तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंतराल में आपका जैसे मौसम देख सकते हैं, कहीं बारिश हो जाती है समय समय में। कहने का मतलब इनका दोस्तों ये है कि आपके पास अगर प्रथम सिंचाई ही उपलब्ध है, तो एक ही सिंचाई, तो CRI स्टेज पर जरूर करना चाहिए। इससे उत्पादन में दरअसल CRI स्टेज होती है कि जब आपकी शिखर जड़ें देख सकते हैं, जब शिखर जड़ जो होती है वो निकलना चालू हो जाए, तो उससे जब टिलरिंग बढ़ती है तो कल्ले निकलते हैं। तो आप अगर प्रथम सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो जब नंबर ऑफ टिलर्स नहीं आपके बढ़ेंगे तो उत्पादन में भारी मात्रा में गिरावट आ सकती है। तो उर्वरक आप कितना इसमें डाल सकते हैं अगर देखा जाए तो? अगर तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर जमीन है जी, तो उसमें मान लो 100 या 120 किलोग्राम आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 100 से 120 केजी नाइट्रोजन आप प्रयोग कर सकते हैं। और फास्फोरस और पोटास भी इसमें देना चाहिए क्या? सब कुछ देखो, अगर फास्फोरस नाइट्रोजन और
मान लो नाइट्रोजन तो आपका पहला फर्टिलाइजर पौधे के लिए सबसे सूटेबल रहता। अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दे दोगे तो पौधे अच्छा विकास तो होगा, लेकिन उसकी बढ़ोतरी जो पौधा होगा वो बढ़ जाएगा। देख सकते इसकी मतलब ग्रोथ अधिक होगी, जिससे अगर बहुत अधिक नाइट्रोजन दे, अगर खाली मात्रा में मात्र तुम नाइट्रोजन दे रहे हो, फास्फोरस की बात नहीं हम कर रहे हैं, अगर तुम अधिक नाइट्रोजन दोगे तो आपके पौधे की तो वृद्धि होगी। जैसे मान लो हवा चली, आपकी फसल पक गई, हवा चली, वो गिर जाएगा। इसीलिए मात्रा में सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बराबर देनी चाहिए। इससे आपकी फसल को भी विकास होगा और उत्पादन में भी बढ़िया आपको बेनिफिट होगा। तो जैसे जितने आप बता रहे हैं कि 120 किलो नाइट्रोजन और 80 और 60 किलो के रेशियो में आप फास्फोरस पोटास बता रहे हैं, तो इसको कब कब अप्लाई करना है फील्ड पे किसान भाइयों को? देखिए, पहली जो आपकी पहले 120 किलो की मात्रा हमने रखा है 1 हेक्टेयर नाइट्रोजन की है, तो पहली बात तो उसको आधी जो है 3 मात्रा में बांट लीजिए। 3 मात्रा में है। अगर पहली मात्रा बुआई के साथ दे दीजिए जी, पहली है। जब दूसरी मात्रा दीजिए तो सिंचाई के बाद दे दीजिए, पहली सिंचाई के बाद जी। अच्छा, और जब एप्लीकेशन जब दोगे, गेहूं में उर्वरक डालोगे, तब आप जैसे आपके गेहूं निकलने की अवस्था में है। अच्छा जी। अच्छा, नाइट्रोजन की बात तो हो गई, अब फास्फोरस और पोटास आप कब देंगे? तब देखिए, बुआई के पहले जैसे बुआई कर रहे हो आप, फास्फोरस और पोटास ये पौधों को अधिक वृद्धि करता है, जैसे उसको ताकत देता है, तो इसको स्लो रिलीज होता है, तो उसको पहले बुआई के साथ दे देना चाहिए। बुआई के साथ। हाँ, अगर इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास दे रहे हैं तो नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा है उसको और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय आप दे सकते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा है उसको 2 भागों में डिवाइड करके पहली और दूसरी सिंचाई के साथ आप दे सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आपको हम लोग ने जो जानकारी दिया है कैसी लगी, आप इसको ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।